जादुई राजकुमारी की कहानी सुनने में तो ये बस एक परी कथा लगती है ना? लेकिन इसके अंदर शक्ति, पहचान और अपनी मर्जी से जीने की आजादी जैसे कई कई गहरे मुद्दे छिपे हुए हैं। तो चलिए आज इस क्लासिक कहानी के हर एक पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए? मतलब आपके पास कोई कमाल की शक्ति हो, लेकिन आपको उसे इस्तेमाल करने की इजाजत ही ना हो। बस यही वो कश्मकश है जो राजकुमारी राजेश्वरी की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। तो कहानी का पहला अध्याय है सोने का पिंजरा। यहाँ हम पहली बार मिलेंगे राजकुमारी राजेश्वरी से और जानेंगे उनकी उस छुपी हुई शक्ति के बारे में। तो सवाल उठता है, ये राजेश्वरी है कौन? वो है राजा हर्षवर्धन और रानी मैथिली की बेटी, और हाँ, उसके पास हैं कुछ अविश्वसनीय जादुई शक्तियां। लेकिन उसे हमेशा यही सिखाया गया कि भाई अपनी इन शक्तियों को दुनिया से छिपा कर रखना है, और बस यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है कि वो असल में कौन है और उसे अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक शाही समारोह चल रहा है, सब कुछ ठीक है, और तभी एक खूंखार भालू अपने पिंजरे से छूटकर बाहर आ जाता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और जब कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता, तब राजेश्वरी को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। वो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे शाबाशी की जगह क्या मिलता है? अपने ही पिता से डांट। ये सिर्फ एक पिता की डांट नहीं थी, ये उस सोच को दिखाती है जो मानती है कि औरतों को, खासकर शाही औरतों को, अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यहीं से परंपरा और अपनी आजादी के बीच की असली लड़ाई खुलकर सामने आती है। तो एक्ट 1 का अगला हिस्सा, शाही पलायन। यहाँ एक जबरदस्ती की शादी का प्रस्ताव आता है जो राजेश्वरी को एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। होता यह है कि उसके माता पिता मोहिनीगढ़ के राजा राजेंद्र नाथ से उसकी शादी तय कर देते हैं, और राजेश्वरी को वो राजा मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो ये तक याद था कि कैसे उस समारोह में उसके सिर से आ रही चमेली के तेल की बदबू ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। लेकिन उसकी राय कौन पूछता है? उस पर तो बस फैसला थोप दिया जाता है, और बस यहीं पर राजेश्वरी विद्रोह कर देती है। वो साफ साफ कह देती है कि नहीं, उसकी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। इस एक लाइन के साथ वो सिर्फ महल से नहीं बल्कि उन सभी सामाजिक बंधनों से अपनी आजादी का ऐलान कर देती है, और रात के अंधेरे में वहां से उड़कर भाग जाती है। और अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, पहचान और धोखा। ये कहानी है दो राजकुमारियों की, एक असली और एक नकली। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी पहचान से जूझ रही हैं। तो राजेश्वरी भागकर एक पड़ोसी राज्य पहुंच जाती है, और अपनी पहचान छिपाने के लिए सोचिए वो महल में एक दासी बन जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक दासी बनकर ही उसे पहली बार असली आजादी का एहसास होता है। यहीं पर उसकी मुलाकात राजकुमार प्रताप से होती है, और धीरे धीरे एक नया रिश्ता पनपने लगता है। दूसरी तरफ राजेश्वरी के माता पिता को मंदिर के बाहर शांतिनी नाम की एक भिखारिन मिलती है, जिसका चेहरा हूबहू राजेश्वरी से मिलता है। वो उसे ही अपनी खोई हुई बेटी समझकर महल ले आते हैं, और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब महल में एक राजकुमारी तो है, पर वो असली नहीं है। जरा देखिए, यहाँ दोनों के जीवन में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है असली राजकुमारी जो अब एक दासी है, वो मेहनत कर रही है और पहली बार सच्ची आजादी और प्यार का अनुभव कर रही है। और दूसरी तरफ एक भिखारिन शांतनी जो अब राजकुमारी बन गई है और धोखे और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। ये सिर्फ किरदारों की अदला बदली नहीं है, ये कहानी का एक बहुत बड़ा सवाल है कि असली पहचान रुतबे से होती है या कर्म से। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। जंगल में शिकार के दौरान राजकुमार प्रताप पर आदिवासी हमला कर देते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना राजेश्वरी उड़कर आती है और अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार को बचा लेती है। और बस इसी पर
उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाता है। अब जब राजकुमार प्रताप राजेश्वरी के पिता को खत भेजकर ये खबर देते हैं, तो जवाब में एक ऐसा संदेश आता है जो सबके होश उड़ा देता है। राजा हर्षवर्धन लिखते हैं कि मेरी बेटी तो मेरे पास ही है, वो कई दिन पहले मिल चुकी थी, वो यहीं मेरे सामने है, तो आपके यहाँ कैसे हो सकती है? ये संदेश सब कुछ बदल कर रख देता है। इस खत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर दो राजकुमारियां कैसे हो सकती हैं? क्या राजेश्वरी झूठ बोल रही थी या फिर उसके अपने ही महल में कोई बहरूपिया बैठा है? यही रहस्य कहानी को उसके आखिरी पड़ाव की तरफ ले जाता है। और अब कहानी का आखिरी अध्याय, पर्दाफाश। अब होगी सच्चाई की असली परीक्षा, एक ऐसा टकराव जहां सिर्फ सच्ची ताकत ही असली राजकुमारी का चेहरा सामने लाएगी। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए राजवेश्वरी राजकुमार प्रताप के साथ अपने ही घर वापस जाती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, उस बहरूपिया का पर्दाफाश करना और अपने माता पिता के सामने सच को लाना। जब राजेश्वरी दरबार में पहुंचती है तो सब हैरान रह जाते हैं। राजा और रानी के सामने दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली लड़कियां खड़ी हैं और दोनों ही असली राजकुमारी होने का दावा कर रही हैं। जरा सोचिए उस दरबार का क्या हाल होगा जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। इस उलझन को सुलझाने के लिए राजा एक परीक्षा रखते हैं। वो कहते हैं जो असली राजकुमारी है वो अपनी शक्ति दिखाए, और यही वो पल है जब राजेश्वरी अपनी उस छिपाई हुई शक्ति को सबके सामने इस्तेमाल करती है। वो शांतिनी को हवा में उठाकर घुमाने लगती है और डर के मारे शांतिनी फौरन सच उगल देती है। तो यहाँ शक्ति सिर्फ एक जादू नहीं बल्कि सच को सामने लाने का जरिया बन जाती है। शांतिनी मान लेती है कि वो एक गरीब भिखारिन है और महल के ऐशो आराम के लालच में ही वो अब तक चुप थी। उसका ये कबूल करना सिर्फ एक धोखे का अंत नहीं है, ये भी दिखाता है कि कैसे गरीबी और अमीरी के बीच का फर्क इंसान को कभी-कभी ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। आखिर में सच की जीत होती है, लेकिन कहानी का अंत सिर्फ सजा और इनाम पर खत्म नहीं होता। शांतिनी के हालात को समझते हुए उसे माफ कर दिया जाता है। राजेश्वरी के माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसकी पसंद को, उसके फैसलों को स्वीकार करते हैं। और इस तरह कहानी एक बहुत ही सुखद मोड़ पर खत्म होती है जहां हर किसी को अपनी सही जगह मिल जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि राजेश्वरी की असली शक्ति क्या थी, उसका वो जादू, या फिर समाज की बनाई हुई दीवारों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाने का साहस। शायद कहानी हमें यही बताती है कि सबसे बड़ी जादुई शक्ति अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की हिम्मत में ही होती है। बात तो सही है।